हेलो फ्रेंड, मैं लोकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री फाउंडेशन क्लासेज में। आज का अपना टॉपिक चलेगा सिंचाई, इरिगेशन जिसे बोलते हैं। सिंचाई से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो या कुछ डिटेल से बताने के बाद सिंचाई के बारे में, इरिगेशन के बारे में पूरी चीज़ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा इसमें वन बाय वन करके। इसके बाद में अगर कोई रह जाए, सिंचाई का टॉपिक है थोड़ा, टॉपिक लॉन्ग है, बड़ा है इसमें, तो इसकी पार्ट 2 या 3 पार्ट हो सकते हैं। तो या 2 या 3 पार्ट में मैं पूरा करवाऊंगा, इसको क्लियर करवाऊंगा। इसमें जो हमारी क्लास रहेगी वो आप देख लीजिए। इसमें अगर इसके बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं सिंचाई इरिगेशन। सिंचाई इरिगेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं और आते भी क्वेश्चंस है। एग्रीकल्चर से संबंधित जो एग्जाम होते हैं हमारे, उनसे रिलेटेड जो एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो आप देख लीजिए इसमें इरिगेशन सिंचाई। सर्वप्रथम हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे कि सिंचाई होती क्या है, बोलते किसे हैं हम सिंचाई। आमतौर पर हम जैसे सिंचाई, जैसे फसलों में हम जो जल की मात्रा प्राप्त कराए, या जैसे हम इसको एग्रीकल्चर के लेवल में अगर इसकी डेफिनेशन बोले तो कृत्रिम रूप से हम जो जल की मात्रा प्राप्त करवाए वो उसे हम सिंचाई कहा जाता है। और अगर इसकी प्रॉपर हम डेफिनेशन बोले तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी वो हमारी इसमें रहेगी, फसल उत्पादन एवं पौधों की वृद्धि के लिए, फसल उत्पादन एवं पौधों की वृद्धि के लिए जो मृदा में आवश्यक प्राप्त जल की कमी को, मृदा में आवश्यक प्राप्त जल की कमी को पूरा करने के लिए जो हम जल की मात्रा प्राप्त कराते हैं वही सिंचाई कहलाता है। तो आप देख लीजिए, आगे देखिए अपनी सिंचाई। सिंचाई हम जल की मात्रा हम जैसे क्रॉप्स में, फसलों में प्राप्त करवाते हैं तो उसमें सिंचाई की मात्रा कितने परसेंट इसके जो इनके मोटा मोटा कहा जाए तो इसमें कि इसके शरीर निर्माण में कितना परसेंट काम में आता है, कितना वेस्टेज जाता है, वो देखिए आप। तो इसमें जो कुल जलमांग का जो पौधे हैं, कुल जलमांग जिसे हम कुल जलमांग जो प्राप्त करवाते हैं इसमें हम यहाँ देख लीजिए आप। इसमें कुल जलमांग का पौधे 1% जल होता है वो शरीर निर्माण के लिए, इनकी उपापचय क्रियाओं के लिए काम आता है। इसमें शरीर निर्माण या जिसे बोल ब्रैकेट में देखो इसे उपापचय, उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिक क्रिया, मेटाबॉलिक क्रिया में ये काम आता है। ओनली 1%। तो आप इसे देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, वैसे पूछ लिया जाता है इसमें। तो आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए जो भी। इससे आगे आता है हमारे इसमें मृदा जल का भौतिक वर्गीकरण। इससे आगे पढ़ेंगे हम मृदा जल का भौतिक वर्गीकरण। इसमें देखिए आप, इसमें जो हमारे आता है, इसमें मुख्य रूप से हमारे इसमें 3 चीजें आती है इसमें हमारे इसमें। तो तीनों इंपॉर्टेंट रहेगी इसमें, यानी इसकी जो इसका क्लासिफिकेशन है वो क्या है। तो वो देखिए हमारे इसमें जो फर्स्ट आता है वो आता है हमारे इसमें आता है, फर्स्ट आता है वो आर्द्रता ग्राही जल।
आर्द्रता ग्राही जल। इसमें आएगा वो आएगा हमारे इसमें जो इसका ये है पौधों के लिए अप्राप्य जल। ये जो पौधों के लिए रहता है यह पौधों के लिए अप्राप्य जल, यानी कणों पर जो कणों पर ये पतली पतली झिल्ली के रूप में रहता है, यानी कणों पर जो रहता है ये कणों पर पतली झिल्ली के रूप में रहता है, झिल्ली के रूप में जो अपने आर्द्रता ग्राही जल रहता है वो, यानी मृदा में जो रहता है वो जो हमारे कणों पर पतली झिल्ली के रूप में प्राप्त रहता है। इसमें यह पौधों के लिए अप्राप्य जल है। और इसके आगे आता है जो हमारे इम्पोर्टेंट रहता है इसमें जो रहता है वो हमारे इसमें आता है जो ये जो कणों पर पतली झिल्ली के रूप में रहता है, जो इनका जो व्यास होता है या आकार बोले हम जिसे, वो रहता है हमारे इसमें कणों के रूप में रहता है जो 31 से 1000 psi यानी वायुमंडलीय मृदा आर्द्रता, वायुमंडलीय मृदा आर्द्रता जिसे बोलते हैं वायुमंडलीय मृदा आर्द्रता 31 से 1000 psi वायुमंडलीय मृदा आर्द्रता तनाव के बीच रहता है। दूसरा आता है वो आता है अपने गुरुत्वाकर्षण जल। गुरुत्वाकर्षण जल गुरुत्वाकर्षण जल आता है दूसरा अपने। गुरुत्वाकर्षण जल में जो वायुमंडलीय मृदा आर्द्रता तनाव रहता है वो रहता है इसमें 0.33, जिसे हम बोलते हैं 1/3 psi, यानी मृदा आर्द्रता तनाव। गुरुत्वाकर्षण जल में जो मृदा आर्द्रता तनाव रहता है वो रहता है 0.33 या 1/3 psi। तो इसमें ये जो इसका psi रहता है ये इंपॉर्टेंट रहता है इसमें, तो आप इसमें ये ध्यान रख लीजिए। अब इसके आगे आता है अपनी केशिका जल। तीसरे नंबर का जो आता है वो आता है केशिका जल। केशिका जल, केशिका जल क्या होता है? केशिका जल इसलिए है बड़े रंध्र जो इसमें ये जो जल के अणु होते हैं, इसमें अणुओं के पारस्परिक आकर्षण से मृदा कणों के चारों ओर, यानी जो पारस्परिक आकर्षण से मृदा के कणों के चारों ओर फिल्म के रूप में छोटे रंध्र कोषों में रहता है। फिल्म के रूप में छोटे रंध्र कोषों में ये उपस्थित रहता है। इसमें यह जल पौधों को उपलब्ध होता है। जो केशिका जल होता है ये मात्र जल होता है जो पौधों को प्राप्त होता है। यह जल पौधों को प्राप्त होता है। यह जल पौधों को प्राप्त होता है। इसमें वायुमंडलीय मृदा आर्द्रता तनाव रहता है वो रहता है, इसमें रहता है 0.33 या 1/3 से 31 psi।
तो इसमें क्वेश्चंस बन सकता है जैसे पूछ लिया जाए इसमें कि यह जो जल होता है वो जल पौधों को प्राप्त होता है, यानी इसमें पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से पौधों को जल प्राप्त होता है, कौन सा जल पौधों को प्राप्त होता है। इसमें से आपको तीनों ऑप्शन देंगे। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा अपने आर्द्रता ग्राही जल, गुरुत्वाकर्षण जल और केशिका जल, या फोर्थ ऑप्शन दे देंगे अपने यहाँ से उपरोक्त सभी। तो इसमें से राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अपने केशिका जल। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। आगे देखिए, अब इसमें आगे आता है अपने अणुओं के मध्य बल। जो इनके अणु होते हैं उनके मध्य जो बल रहता है वो बल, इसमें पहला आता है सहसंजन बल। आप वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नोट करना चाहे तो साथ के साथ नोट भी कर लीजिए। मोस्ट चीज है जो आती है, क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, वही चीज बता रहा हूँ मैं आपको। वैसे तो डिटेल से चल रहा है अपना। तो आगे देखिए इसमें अणुओं के मध्य बल। अणुओं के मध्य बल, जो अणुओं के मध्य बल रहता है वो देखिए इसमें जो पहला आता है वो आता है सहसंजन बल। जो फर्स्ट आता है वो आता है अपने सहसंजन बल। इसमें देखिए सहसंजन बल में इसमें क्या होता है अपने, यह एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला, यानी कि जो एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य जो बल लगता है उसे हम सहसंजन बल कहते हैं। तो इसकी तो ये होगी डेफिनेशन। जैसे एक ही अणु आकार हो या उससे जो उनका निश्चित दोनों में कंपैरिजन किया जाए, उनके मध्य जो समान रहता है, उनके मध्य जो अणुओं के मध्य जो लगने वाला बल होता है वो सहसंजन बल होता है। एग्जाम के तौर पर आप देख लीजिए इसमें। एग्जाम के तौर पर जो अपने रहता है इसमें जल व जल के अणु के बीच, यानी जल रह गया प्लस जल के अणु के बीच। इसमें जो दूसरा आता है वो आता है आसंजन बल। फर्स्ट हो गया सहसंजन बल, सेकंड हो गया आसंजन बल। इसमें देखिए आप, इसमें जो रहता है असमान अणुओं के मध्य लगने वाला बल आसंजन बल होता है। असमान अणुओं के मध्य, यानी जो अणुओं में जो रहता है वो अलग अलग रहता है, इसमें अलग अलग अणुओं के मध्य जो लगने वाला बल होता है वो आसंजन बल होता है। एग्जाम के तौर पर आप देखिए एग्जाम के तौर पर इसमें आएगा जल के कणों व मृदा के कणों के मध्य का बल, यानी जल के कणों और मृदा के कणों के बीच जो बल लगता है वो आसंजन बल कहलाता है। इसमें ये दो पॉइंट है जो कभी कभार पूछ लिया जाता है इसमें, तो आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए जो भी है। इसके आगे आता अपने इसमें कुछ पॉइंट है वो देख लीजिए आप इसमें। तो इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो अपने मुलानी बिंदु जिसे बोलते हैं, मुलानी बिंदु, मुलानी बिंदु जिसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मुलानी बिंदु। इसमें देखिए आप
इसमें भी दो प्रकार के, जैसे स्थायी मिलानी बिंदु और अस्थायी मिलानी बिंदु। तो दोनों देख लीजिए आप। इसमें जो फर्स्ट आता है वो आता है, जो फर्स्ट रहता है वो रहता है अपने इसमें स्थायी मिलानी बिंदु, और जो सेकंड आता है वो आता है अपने अस्थायी मिलानी बिंदु। ये दो रहते हैं इसमें। तो आप देखिए, इसमें जो स्थायी मिलानी बिंदु होता है वो रहता है, आपने सुन लीजिए आप, इसमें देख लीजिए, मृदा में जल का इतना ह्रास होता है। इसमें जो स्थायी मिलानी बिंदु से इसमें मृदा का इतना ह्रास होता है जिससे पौधे स्थायी होकर मुरझा जाता है। यानी जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि वो होती है, वो स्थायी होकर ये मुरझा जाते हैं। तथा पानी की उपलब्धता होने पर भी पौधे जिंदा नहीं हो पाते, यानी कि इनको फिर बाद में पानी उपलब्ध करवाते हैं तो भी ये फिर से अपनी सिचुएशन में नहीं आ सकते। यानी कि आमतौर पर बोला जाए तो इनकी जो डेथ हो जाती है वो वापस जिंदा नहीं हो पाते। इसे स्थायी मिलानी बिंदु कहा जाता है। दूसरा आता है अस्थायी मिलानी बिंदु। दूसरा रहता है अस्थायी मिलानी बिंदु। इसमें आता है पौधे सिंचाई करने पर पुनः पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। यानी कि अस्थायी मिलानी बिंदु में जो होते हैं उनमें हम सिंचाई करते हैं, मुरझा जाने के बाद जो सिंचाई करते हैं तो पुनः अपनी उसी अवस्था में आ जाते हैं। तो ये रहा अपने अस्थायी मिलानी बिंदु। आगे चलते हैं। इसमें आगे अपने आता है, इसमें कुछ बिंदु रहते हैं जो मोस्ट रहते हैं। पहला आता है अपने रिसाव। पहला आता है अपने रिसाव, जिसे हम बोलते हैं सीपेज। रिसाव। इनमें देख लीजिए आप, नहरी क्षेत्रों में नहरों का पानी रिसकर बाहरी क्षेत्र में चला जाता है। यानी जो नहरों का पानी होता है वो रिसकर बाहरी क्षेत्रों में चला जाता है, जिससे दलदल की समस्या भी बन जाती है। नहरों का पानी रहता है वो रिसकर बाहरी क्षेत्रों में चला जाता है, जिससे दलदल की समस्या बनी रहती है। हम उसे आमतौर पर रिसाव कहते हैं। जैसे हमने पानी अपने देखा जाए तो अपने जो पानी रहता है उसका रिसाव होता है, वो कहीं पानी इकट्ठा हो जाए तो यहाँ वहाँ की मिट्टी ऐसी हो, चिकनी या दलदली हो, तो वहाँ का जो क्षेत्र रहता है जहाँ पानी भरा, वहाँ की जो मिट्टी होती है वो दलदली हो जाती है, जिसे हम रिसाव कहते हैं। दूसरा आता है जो अपने बिंदु रहता है वो आता है अपने अंतःश्रवण। अंतःश्रवण इसमें देख लीजिए आप, जिसे हम बोलते हैं परकोलेशन। इनकी जो वर्ड है सीपेज, परकोलेशन, इनको आप याद रखा करो, इन्हीं से पूछ लिया जाता है। तो इसमें अंतःश्रवण या परकोलेशन में जो आता है वो आता है अपने भूमि के नीचे की ओर जल के संचालन को। यानी जो भूमि के नीचे की ओर जल का संचालन होता है, रिसाव होता है या संचालन होता है, उसे हम अंतःश्रवण बोला जाता है। नाम से पता चलता है हमारे को। तो इसमें अंतःश्रवण के नाम से तो हमारे क्वेश्चंस अभी फिलहाल अपडेट क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो इसमें परकोलेशन पूछा जाएगा आपको, तो आप ध्यान रखिए। इसमें अंतःस्पंदन जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है अंतःस्पंदन। यानी कि इसमें जो हम इसे बोलते हैं वो बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना। इनफिल्ट्रेशन
ये क्या होता है, ये मृदा की ऊपरी सतह से जल एक साथ नीचे की तरफ, यानी जो मृदा की ऊपरी सतह से जो जल का एक साथ नीचे की तरफ गमन करता है तो उसे हम अंतः स्पंदन कहते हैं। जो यानी जल का ऊपर से जल का एक साथ नीचे की ओर, यानी सतह पर जो जल होता है उसका एक साथ नीचे की ओर जो नीचे की तरफ जल का गमन होता है उसे हम अंतः स्पंदन कहते हैं। तो इसे जैसे बोला जाए तो इसे लैंग्वेज में मृदा की ऊपरी सतह से जल का एक साथ नीचे की ओर जल का जो गमन होता है नीचे की ओर उसे हम अंतः स्पंदन कहते हैं। तीसरा आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है लीचिंग। वो अपने है लीचिंग। लीचिंग में इसे निष्क्षालन भी बोलते हैं, इसे हम जिसे हम बोलते हैं निक्षालन। निक्षालन बोलते हैं इसे। आगे देखिए इसमें जो ये लीचिंग होता है क्या है, वो देखिए जल के साथ खनिज लवणों का घुलकर नीचे की स्तरों में आ जाना, यानी जल के साथ खनिज लवणों का जो जल होता है अपने वो उसके साथ जो खनिज तत्वों का घुलकर नीचे की ओर नीचे की स्तरों की ओर आ जाना लीचिंग कहलाता है। जैसे हम इसे प्रॉपर्ली बोला जाए तो इसमें जैसे जल के साथ खनिज तत्वों का घुलकर नीचे के स्तरों में आ जाना लीचिंग कहलाता है। पूछ लिया जाता है कि जल के साथ खनिज तत्वों के साथ घुलकर नीचे के स्तरों पर आ जाना कहलाता है, तो इन चारों ऑप्शन मिल जाएगा आपको, रिसाव, अंतःस्पंदन या लीचिंग। तो हम सोचते हैं कि खनिज तत्वों के साथ नीचे की ओर घुलकर आ रहे हैं तो हम बोलते थे रिसाव बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स ये समझ लीजिए आप, तो इसका लीचिंग रहेगा खनिज तत्वों का नीचे की ओर घुलकर आना। अब आप आगे देखिए, इसमें आगे आता है इसमें राजस्थान में सिंचाई के साधन या स्रोत। राजस्थान में सिंचाई के साधन या स्रोत आता है अपने इसमें। तो राजस्थान में सिंचाई के साधन और स्रोत जो है, तो इसमें जो फर्स्ट और जो इसमें आता है वो आता है अपने कुएं व नलकूप। जो फर्स्ट आता है वो आता है अपने कुएं व नलकूप। कुएं व नलकूप यानी कि जिसे हम बोलते हैं व्हील एंड ट्यूबवेल। वेल एंड ट्यूबवेल। तो देख लीजिए कुएं व नलकूप, जो इनका कुएं व नलकूप से जो अपने सिंचाई होती है वो होती है अपने, इसमें रहती है 66.54%, यानी कि इसमें जो 66.54% कुएं और इनसे जो सिंचाई होती है वो होती है इसमें। और जो सेकंड आता है अपने वो आता है अपने नहरें, यानी कि नहरों से जो सिंचाई होती है वो अपने होती है 31.09%। तो नहरों से सिंचाई होती है वो होती है अपने 31.09%, वो सिंचाई नहरों से होती है। और इसके अंदर जो रहती है अपनी इंपॉर्टेंट रहती है तालाब। जो अपने तालाबों से जो सिंचाई होती है वो होती है 1.69%, यानी 1.69% जो अपने तालाबों से सिंचाई होती है। इसके आगे आता है अपने एनीकट जोहड़।
अनिकट जोड़ बोला जाता है, उनसे अपनी जो सिंचाई होती है वो अपने रहती है इसमें 0.70%, ओनली 0.07% सिंचाई होती है अनिकट जोड़ द्वारा। जो अन्य स्रोत होते हैं अन्य स्रोतों द्वारा अपनी जो सिंचाई होती है वो होती है अपने 2.37%, जिसमें झीलें आ गई, बावड़ियां आ गई, ये सब आ गई इसमें, जिसमें झीलें व बावड़ियां ये सब आ गई इसमें अन्य में। तो अपने जैसे कुएं नलकूप द्वारा जो सिंचाई होती है वो होती है 66.54%, एंड नहरों द्वारा जो सिंचाई होती है वो होती है 31.09%, और तालाबों द्वारा सिंचाई होती है वो होती है अपने 1.69%, और इसके द्वारा अनिकट जोहड़ होता है उसके द्वारा जो सिंचाई होती है वो होती है अपने 0.70%, और जो अन्य आती है अपने झीलें बावड़ियां उनके द्वारा जो सिंचाई होती है वो होती है अपने 2.37%। ये तो अपने स्रोत हो गए। इसके अंदर जो आगे आता है अपने इसमें इसके आगे आता है वो आता है अपने इसमें कुल सिंचित क्षेत्र कितना है। कुल सिंचित क्षेत्र कितना है अपने? कुल सिंचित क्षेत्र अपने है जो है अपने भी वो है अपने 36.46 लाख हेक्टेयर में है 36.46 लाख हेक्टेयर। अब इसमें आप देख लीजिए, इसमें जो कुएं व नलकूप है ये अपने जो ये भूमिगत जल का प्रमुख स्रोत माना जाता है कुएं व नलकूप को, और इसके अंदर जो ये जो अपने मुख्य रूप से जहाँ कुएं व नलकूप अधिकतर होते हैं वो वहाँ जहाँ सिंचाई की जाती है वहाँ का एरिया जिसमें आता है फर्स्ट ऑफ ऑल जयपुर, अलवर, भरतपुर एंड सीकर। जयपुर, अलवर, भरतपुर एंड सीकर जो कुएं और नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है वो जिले हैं ये। नहरों द्वारा सिंचाई कहाँ की जाती है? नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है गंगानगर, कोटा, बारा, बूंदी। नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है वो की जाती है गंगानगर, कोटा, बारा और बूंदी में नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। और तालाबों द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो की जाती है अपने भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और टोंक। जो अपने तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है वो की जाती है अपने भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और टोंक। इनमें जो अपने तालाबों द्वारा सिंचाई होती है ये जो तीन है वो अपने देख लीजिए आप, इसमें पूछ किया जाता है तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है या नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, ये पूछ लिया जाता है हमें। अब आता है अपने सिंचाई के साधन। जो सिंचाई के साधन है वो देख लीजिए आप, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। सिंचाई के साधन में इसमें आता है अपने हस्तचालित। जो फर्स्ट आता है वो आता है अपने हस्तचालित। सिंचाई के साधनों में जो हस्त यानी हाथों से चलाया जाता है वो उसमें आता है ढेकली, और जिसे ढेकली और बेड़ी ये होता है ना, इसमें ढेकली व बेड़ी। इसके अंदर जो अपने इसमें
जिसे हम दोलन टोकरी भी बोलते हैं, ये सब हस्तचालित में आते हैं इसमें। इसके आगे जो दूसरा आता है अपने इसमें आता है पशु चालित, यानी पशु से जो सिंचाई के साधन होते हैं वो पशु चालित। पशु चालित में आता है वो आता है अपने इसमें रहट, रहट होता है और एक चरस होता है। रहट में चरस बोला जाता है जैसे वैसे तो। तीसरा आता है अपने इसमें वायु चालित, वायु चालित, वायु चालित या जो भी है, इसमें आता है एक ही आता है इसमें पवन चक्की। इसके आगे आता है जो अपने शक्ति चालित पावर, इसमें आता है पंप सेट, डीजल, सोलर पंप सेट, ये सब इसमें शक्ति चालित में आते हैं। इसके आगे आता है वो आता है डेकली, डेकली ये इसमें देख लीजिए आप, डेकली के बारे में जो आता है ये उतले कुएं या कम गहराई वाले कुओं, तालाबों, बांधों से पानी निकालने में प्रयुक्त होता है। ये जो डेकली होता है ये अपने जो उतले कुएं या कम गहराई वाले, जो कम गहराई के कुएं होते हैं उसमें तालाबों जैसे और बांधों से पानी निकालने में प्रयुक्त रहता है। अपने यह 1 से 3 मीटर गहरा पानी निकालने में प्रयुक्त होता है। जो डेकली होता है अपने यह 1 से 3 मीटर गहरा पानी निकालने में प्रयुक्त रहता है। इसमें पूछ लिया जाता है कि 1 से 3 मीटर गहराई में गहराई से पानी निकालने के लिए प्रयुक्त है, तो अपने इसे दे देंगे रहट, इसमें आ जाएगा रहट, चरस, बेड़ी और ढेकली, ये चारों ऑप्शन मिल जाएंगे इसमें। इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा अपने, फर्स्ट ऑफ तो ये रह गया, और सेकंड जो क्वेश्चन बनता है इसमें अपने वो आता है इसमें कि इसमें जो 1 घंटे में जो इनका जो पूछा जाता है वो अपने है इसमें 1 घंटे में कितना लीटर पानी निकालने में, या जो अपने इसमें आता है वो 1 घंटे में जो 1 घंटे में इसका पावर होता है पानी निकालने का, वो 1 घंटे में ये है 2000 से 2500 है, 2000 से 2500 लीटर पर आवर, यानी प्रति 1 घंटे में ये 2 से 2500 लीटर पानी निकालने की क्षमता रखता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हो। आगे आता है अपने इसमें देख लीजिए, बेड़ी आएगा, फिर रहट, चरस, 3 और बेड़ी। यह कम गहराई से पानी निकालने में, उसी की तरह ये भी कम गहराई में पानी निकालने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इनकी क्षमता होती है वो होती है अपने इसमें 3500 से जो रहता है अपने इसमें 3500 से 5000 लीटर पर आवर। इसके आगे आता है जो रहता है अपने वो रहता है रहट। इसमें देख लीजिए आप, ये 10 से 15 मीटर गहरे पानी को निकालने में प्रयुक्त होता है मीटर।
गहरे पानी को निकालने में प्रयुक्त रहता है। और इसकी जो क्षमता होती है वो होती है अपने इसमें 10 से 15 मीटर तो यानी गहरे पानी में निकालने की इसकी क्षमता रहती है पानी। और जो इसका जो 8 से 9,000 लीटर प्रति घंटे पानी निकाल सकता है। 8 से 8,000 से 9,000 लीटर पर आवर, यानी कि 8,000 से 9,000 लीटर पर आवर ये पानी निकालने की क्षमता रखता है इसमें। आइए आता अपनी चरस या चरस, इसको देख लीजिए आप। इसमें यह इस सिंचाई का प्राचीन साधन है, यानी इसमें पूछ लिया जाता है अपने क्वेश्चन की सिंचाई का प्राचीन साधन है, चारों ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो सिंचाई का प्राचीन साधन है वो अपने चरस है। 20 से 30 मीटर गहराई, इसकी जो क्षमता होती है 20 से 30 मीटर गहराई पानी निकालने की क्षमता। क्षमता रहती है इसकी। चरस सामान्य चमड़े का बना रहता है। चरस सामान्य चमड़े का बना रहता है, जिसकी क्षमता रहती है 140 से 200 लीटर। 140 से 200 लीटर पर आवर पानी निकाल सकता है। सिंचाई का प्राचीन साधन है जो चमड़े का बना रहता है, और ये 140 से 200 लीटर पर आवर पानी निकालने की क्षमता रहता है, और ये 20 से 30 मीटर गहराई पानी निकालने में प्रयुक्त रहता है। तो फ्रेंड, आपको जो ये बताया मैंने इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। इसी का जो मैं पार्ट 1 फर्स्ट रहेगा अपने सिंचाई का इरिगेशन से संबंधित, इसका पार्ट 2 रहेगा वो इसमें मैं चलाऊंगा फसलों की जलमांग रहा, इसमें ये विभिन्न फसलों में जलमांग कितनी कितनी रहती है वो चलेगा अपने। फिर इनमें कौन कौन सी अवस्था में कौन कौन सी है, कितनी इसकी विभिन्न फसलों में सिंचाई का समय वो चलेगा अपने इसमें, कि कब कब सिंचाई करना चाहिए वो वाला चलेगा अपने इसमें। फिर सिंचाई परियोजनाएं चलेगी इसमें, जो इसमें परियोजनाएं अपने दे रखी है वो चलेगा अपने इसमें। जलमांग को इसमें जो जलमांग होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक चलेंगे इसमें, और सिंचाई की विधियां चलेगी इसमें। आगे सिंचाई की कौन कौन सी विधियां है, किस किस विधि से हम सिंचाई कर सकते हैं वो चलेगा अपने इसमें। फिर और जो इससे रहेगा फिर जल निकास की नालियां ये रहेगी इसमें। काफी अभी तो इसमें कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, इसमें पूरा लेके चलेंगे इसमें जहां तक अपना लेवल सकता है एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो प्लीज फ्रेंड, अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए प्लीज, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप तैयारी कर सके। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।